नमस्कार साथियों। आज हमारे साथ हैं सविता पाठक, जिनका अभी हाल ही में एक कहानी संग्रह हिस्टीरिया लोक भारती प्रकाशन से छप कर आया है। सविता जी हिंदी कहानी जगत में 2013 से शायद इनकी पहली कहानी छपी और उसके बाद से लोग जानना पढ़ना शुरू किए हैं। आज हम इन्हीं से कुछ बातचीत करेंगे और इनकी एक कहानी भी सुनेंगे। इससे पहले मैं इनका एक छोटा सा परिचय आप लोगों के सामने रखना चाहूँ। सविता जी का जन्म 2 अगस्त 1976 को जौनपुर, उत्तर प्रदेश के गांव अगरौरा में हुआ। आपकी प्रारंभिक शिक्षा जौनपुर में हुई। आगे की पढ़ाई आपने इलाहाबाद, कानपुर, सहारनपुर और देहरादून में की। आपने बी.एस. नायपाल के साहित्य पर अ रिसर्च ऑफ हिज रूट्स एंड आइडेंटिटी, अ स्टडी ऑफ बी.एस. नायपाल्स कैरेक्टर शीर्षक से पीएचडी की। कहानी लेखन की शुरुआत वर्ष 2013 से हुई। आपकी पहली कहानी नीम के आंसू नया ज्ञानोदय के युवा पीढ़ी विशेषांक में प्रकाशित हुई। इसके बाद विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में कहानियां, कविताएं, आलेख और अनुवाद प्रकाशित हुए। लंबी कविताओं के अनुवाद में आपकी विशेष रुचि है। क्रिस्टीना रोसेटी की लंबी कविता गॉब्लिन मार्केट के हिंदी अनुवाद माया बाजार नाम से ही नाट्य प्रस्तुति भी हुई। अनुवाद के लिए आपको पाखी पत्रिका का अनुवाद सम्मान मिला। स्वभाव से घुमक्कड़ सविता जी मैत्रेयी कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय में अंग्रेजी साहित्य की अध्यापक। मैं सविता जी का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत नमस्कार आप सभी को। नमस्कार अनुपम। और काफी धीर गंभीर परिचय दे दिया आपने। जी, जी। अब हम बातचीत शुरू करें। कुछ सवालात मेरे हैं, उनको मुझे लगता है सभी पाठकों के भी होंगे वो सवाल। पहला तो यही सवाल कि कहानी लेखन की शुरुआत कहाँ से हुई आप? कहानी लेखन की शुरुआत अगर औपचारिक जिसको कहा जाए ऑफिशियली तो 2013 में पहली कहानी मेरी छपी। तो लेकिन शुरुआत अगर कहेंगे तो कहानी से पहले मैं डायरी लिखी और बहुत कक्षा 8 से ही डायरी लिखा करती थी। तो बीच-बीच में छूटती गई, बनती गई। फिर वो धीरे-धीरे घटनाओं की शक्ल में नहीं बल्कि वो कहानियों की शक्ल में उतर और जो एकदम से कहें कि कहानी किसे आया है, तो वो मैंने अपने सुनाना तो अपनी बेटी को शुरू किया था कहानी। मुझे समझ में नहीं आता था कि उसको कैसे मैं एंगेज रखूँ, कैसे उसको अपने में उलझा के रखूँ। तो उसको मैं कहानियाँ मैंने सुनाना शुरू किया। तो फिर उसी पर मेरी जो कहानियाँ थी वो बाल कहानियाँ नहीं मुझसे बन पा रही थी। जो कहानियाँ थी वो कुछ ऐसी कहानियाँ थी जो मेरे ही मतलब जिसको कहेंगे कि वो अ, बहुत मेरी स्मृतियों का, मेरे जीवन का या मेरे अनुभव मेरा जो समाज था उसका हिस्सा था। वो अलग बात है कि जिस अंदाज़ में कहानियाँ लिखी गई और जिस अंदाज़ में सुनाई गई, वो एकदम अलग है। मतलब अगर मैं कहूँ तो मैंने खुद इन कहानियों की पैरोडी भी बनाई है जो मैं अपने बच्चे को सुना सकूँ। तो ये लिखना शुरू हुआ लेकिन जब पहली दफ़ा नया ज्ञानोदय और ख़ासतौर पे रवींद्र कालिया नया ज्ञानोदय उस समय निकालते थे। तो नए लेखकों का उन्होंने कहा कि लोग कहानी भेज सकते हैं। तो मैंने बहुत संकोच हो रहा था मुझे कि थोड़ा किस तरह से भेजूँ। फिर भी मैंने अपनी पहली कहानी नींद के आँसू वहाँ पर भेजी। पढ़ी गई और लोगों को पसंद आई और जो जो आप कहना चाहते हैं अगर वो संप्रेषित हो जाए, तो उससे सुखद कुछ नहीं होता है। उसका अगर एकांश भी संप्रेषित हो जाए, तो मुझे जो लोगों की जो राय आई, जिस तरह से लोगों ने कहा कि नहीं आप लिखिए, उसका भी एक बहुत बड़ा रोल। दूसरा जैसे मैंने कहा कि जैसे डायरी लिखना एक चीज़ हुई, लेकिन जब आप कहानियों की शक्ल में लिखते हैं तो आप उन घटनाओं से मैं कहूँगी कि वो जब तक वो आपकी नितांत व्यक्तिगत चीज़ें हैं। जैसे ही वो कहानियों की कहानी तक आ पाते हैं, तो वो एक सामाजिक उसका जो दायरा है वो बड़ा हो जाता है। आपके आपके सुख और दुःख का दायरा बड़ा हो जाता है। तो जब कहानियाँ लिखना की शुरुआत ही ऐसे मैं कहूँ तो जब मैंने खुद से निकल कर के थोड़ा बाहर और कायदे से झाँकना शुरू किया तो
मुझे सबसे ज़्यादा जिसको कहेंगे कि ये लगा कि ये मेरी जगह है जहाँ मैं कुछ कह सुन सकती हूँ। तो इस तरह से शुरुआत की, लेकिन इसमें नया ज्ञानोदय का भी बड़ा रोल है। उन्होंने पहली दफ़ा मुझे प्रकाशित हुई कहानी और जाहिर सी बात है, रविंद्र कालिया जी का उनकी दृष्टि बहुत आगे थी इन सब मामलों में, और वो युवा लेखकों को छापने का एक जोखिम भी उठाते रहते थे। जोखिम ही और उठाया, बिल्कुल ठीक कहा आपने। जी, पात्रों का चुनाव आप कैसे करती हैं अपनी कहानी के? देखिए अनुपम जी, पात्र का चुनाव नहीं होता, वो पात्र आपके जीवन में आ जाते हैं। कभी अनायास आते हैं, कभी आप जैसे वो आपके इर्द-गिर्द बिखरे होते हैं। हो सकता है कि वो आपके उस तात्कालिक जीवन में उनका कोई बहुत बड़ा रोल ना हो, लेकिन अगर करीब से खुद को देखेंगे तो आपकी पूरी बनावट उनका कोई ना कोई रोल हो। और मेरे लिए वो सारे पात्र, हो सकता है मेरी उनसे कोई सीधी मुलाकात ना हो सकता है कि मैंने खुद उनको किस्सों में सुना हो। अ अ जैसे मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ कि मेरी अपनी दादी का मैंने चेहरा नहीं देखा है। मेरे पिताजी के पैदा होने के तुरंत बाद उनकी मृत्यु हो गई। तो लेकिन ये जो दादी हैं वो बार-बार मेरी कहानी में आती। तो अब वो क्यों आती हैं वो एक अलग मतलब वो एक उसका एक साइको एनालिसिस हो सकता है। लेकिन ये जो दादी की शक्ल में अनुभव संपन्न महिलाएँ, जिन्होंने जीवन का एक बड़ा हिस्सा देखा है, जो बहुत कुछ समझती हैं, लेकिन कभी बहुत मुखर नहीं हो पाई। मतलब जो उनके संस्कार थे वो इतने प्रबल थे, इतना बाँध के रखा उन्होंने कि वो सहती गईं। तो इस तरह के जो पात्र हैं वो मेरे बहुत आस-पास बिखरे थे, तो वो मेरे मेरे भीतर भी हैं। मतलब आप कहते हैं ना कि थोड़ा-सा आपकी चाची, थोड़ा-सा आपकी दादी, थोड़ा आपकी माँ, वो आपके भीतर आते जाते हैं। तो चुनाव जैसा कुछ करने जैसा नहीं होता है। अ, वो जीवन में आ ही जाते हैं, मतलब वो हैं वो लोग जो आ ही जाते हैं। दूसरी जो चीज़ है, कई बार सायास चुनाव भी होता है, कई बार कुछ कोई कोई चीज़ होती है, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, कोई घटना हो, वो आपको इतना भीतर से मथ देती है और आप उसको अ, जैसे कोई आपसे पूछे फैक्ट में कि क्या हुआ? तो तथ्यतः हो सकता है कि वो किसी अखबार की एक टू लाइनर हो, वन लाइनर हो, उसका कोई बहुत ज़्यादा सुर्खी मतलब जिसको कहते हैं। सुर्खी, हाँ, मतलब वो कोई सुर्खी, कोई सेंसेशन ना बनता हो। लेकिन वो आपको इतना ज़्यादा भीतर से मत देती है कि वो उसके जो पात्र हैं, वो आप तक आ जाते हैं। वो आपको आपको मैं एक घटना बताती हूँ कि जहाँ मैं पहले रहती थी, मेरे घर के ठीक सामने एक छोटा-सा हॉस्पिटल था। तो वहाँ रात को कोई-कोई मरीज़ आके घंटी बजाते थे और कुछ दिनों बाद मुझे ऐसे लगने लगा कि जैसे कोई बहुत तेज़ी से बेल बजा रहा है और मैं उठ के बालकनी में जाती थी। फिर खुद को समझाया कि नहीं कोई मरीज़ नहीं आया है, आया भी होगा तो उसमें मैं क्या कर सकती हूँ, इस तरह का वो तो सामने डॉक्टर को रिस्पॉन्ड करना है। अ, फिर उसी दौरान एक महिला जो अपने बच्चे को लेकर के आई थी, वो रात भर से बैठी रही। रात में भी जब जा कर के देखा, फिर वो सुबह भी बैठी रही। वो मेरे ज़हन में जैसे एकदम मुझे लगने लगा कि मैं वो माँ हूँ। अब पता नहीं मैं अपनी कहानी लिख रही हूँ कि ये उसकी कहानी है, लेकिन ये जो पात्र है वो कई बार सायास भी आप लेंगे तो भी वो आप में आकर के घुल-मिल जाते हैं। तो मतलब ऐसा कुछ अलग से चुनाव नहीं करना पड़ता है। वो है, पार्ट ऑफ लाइफ कहा जा सकता है। कई बार मुझे ऐसा लगता है कि कहानीकारों और उपन्यास लिखने वालों के साथ ज़रूर होता होगा। क्योंकि हम जब कोई कृति पढ़ते हैं, तो उसके जो डायलॉग्स हैं, जो हम जिस पात्र से हमारी मुलाकात हो रही है, मुझे कई बार लगता है कि वो बेताल की तरह लेखकों की पीठ पे चिपके रहते होंगे। वो परेशान करते होंगे कि किसी तरह मुझे इस पेड़ से उतारो और लेके चलो। तो आपने कितना फ़ील किया है इस चीज़ को कि पात्र आपके ऊपर एकदम चढ़े हुए हों? एकदम सवार हो जाते हैं और इतना ही नहीं होता, कहानी पूरी होने के बाद ज़रूरी नहीं है कि आपने उस पात्र से न्याय किया।
ये भी हो सकता है कि वो आपने उस सवाल का जवाब देने की कोशिश की और बेताल वापस उतर करके पेड़ पे लटक गया। मतलब ये भी होता है। यानी कोई, मैंने कहा ना, चाहे वो घटना हो, चाहे कोई बात हो, या कोई एक छोटी-सी बात अ, वो आपके दिमाग में अटकी रहती है और वो फिर हर तरह से चलती रहती है। मतलब वो ऐसा नहीं होता कि आप अपने निजी जीवन में कुछ और होते हैं, अपनी कहानियों में कुछ और होते हैं। वो पात्र आपके जीवन में आ जाते हैं। मतलब अ, वो कहीं न कहीं आकर के वो बार-बार अभिव्यक्त करते रहते हैं, आपको याद दिलाते रहते हैं कि मैं भी हूँ तुम्हारे साथ। और और उसको लिखने की भी कोशिश करते हैं हम लोग। जैसे मैं आपको एक फिर से उदाहरण दूँगी। एक ट्रैकिंग के दौरान क्या हुआ कि माणा से ऊपर वसुंधरा फॉल है, वसुधारा फॉल। तो वसुधारा झरने तक एक ट्रैक किया था। तो जब मैं वापस आ रही थी, एक बहुत खूबसूरत ट्रैक है, झरना जैसे लगता है इंद्रधनुष की तरह गिर रहा है। लेकिन ज़्यादातर लोग बद्रीनाथ और बद्रीनाथ से ज़्यादातर माणा वहाँ तक जाते हैं, ऊपर लोग उस ट्रैक तक नहीं जाते। लौटते समय बेइंतहा सुंदर जगह है। मतलब एक इंद्रधनुष जैसा झरना गिर रहा है, नीचे पहाड़ की जो है एक पूरी घाटी है, और आप ऊपर ऊंचे किसी पहाड़ से गुजर रहे हैं। उतरते उतरते मैं आपको कहूँ कि कोई एक ऐसी चीज ने मुझे इतना बांध लिया, मुझे लगा कि जीवन का अर्थ क्या है। मतलब कहाँ जा रही हूँ, इसको छोड़ के कहाँ जा रही हूँ, और यहाँ रह करके भी ये कितनी देर टिका रहेगा। बहुत बहुत भर सा गया मन। जब नीचे उतरे तो एक जगह थी गंगनानी। वहां एक औरत आई, और गंगनानी एक छोटा सा गर्म सत्ते का कुंड है, और उन्होंने क्या किया, मेरे माथे पे ऐसे अ, हाथ फिराया और गले लगा लिया, और हाथ फिराया। और पता नहीं उनको क्या लगा, वो भी लिपट के रोने लगी और मैं भी रोने लगी। मैं आपको ये बताऊं, मतलब इतनी खूबसूरत जगह देखने के बाद। तो मुझे नहीं पता कि उनकी क्या कहानी है, उन्हें भी नहीं पता कि मेरे पास क्या कहानी है। लेकिन जो ये घटना है वो मेरे मुझ तक रह गई। मतलब अ, जो कि मैंने अपनी एक कहानी में गुजर के पूरी कोशिश भी की है कि वो ले आऊँ, कि आपके जीवन में ना जो इस तरह के लोग होते हैं, जो अ, जिनका कोई नाम नहीं, कोई पक्की पहचान नहीं है, जिनकी कहानी से आप वाकिफ नहीं हैं, लेकिन वो आप तक चले आते हैं। और जब आ जाते हैं तो वो आपके पूरे जीवन में, वो किसी भी, आपके किसी भी रिश्तेदार से ज़्यादा, आपके किसी बहुत करीबी से ज़्यादा, वो आपको बहुत ज़्यादा याद आते रहेंगे, और आप उनको बार-बार पलट-पलट के सोचते हैं कि वो क्या था? वो पूरी पूरी घटना क्या थी? वो उस समय मुझे क्या हुआ? उस समय उन्हें क्या हुआ? तो ये चलता रहता है। और जैसे आपने कहा ना कि बेताल की तरह सवार होता है, सच में सवार होता है। और आप मार मशक्कत करके कंधे पे लाद करके, और कंधे पे लादना मतलब एकदम दुस्सह प्रक्रिया है, क्योंकि कई बार आपको भाषा आपकी साथ नहीं देती, कई बार वाक्य विन्यास साथ नहीं देता, कई बार आपको बार-बार लगता है कि जैसे कहना था, जो कहना था वो कह नहीं पाए। और कई बार तो ऐसे होता है कि कहानी अंत हो गई, पढ़ लिया, सब कुछ बहुत अच्छा। जब आप बहुत थोड़ी दूरी लेकर के पलट करके उसको देखने की कोशिश करते हैं, तो लगता है कि नहीं, मतलब बेताल तो जा करके लटक गया फिर, बात बनी नहीं। तो ऐसे होता है कुछ। बिल्कुल ठीक बात। अ, लिखना अपने आप में बहुत पढ़ने, क्या कहा जाए इसको, कि पढ़ने के बाद ही संभव हो पाता है लिखने की कोई भी क्रिया हो। आप क्या-क्या पढ़ती हैं और आजकल क्या पढ़ रही हैं? मैं सही पूछिए तो खूब पढ़ती हूँ। मुझे पढ़ना बहुत पसंद है। मतलब इतना पसंद है कि अ, हर तरह के क्षण में, मतलब मैं बहुत परेशान हूँ तो भी मेरे पास किताब मुझे कोई चाहिए। मैं बहुत खुश हूँ तो भी कोई किताब चाहिए। तो और इसमें जो है हिंदी साहित्य से लेकर के दुनिया भर का साहित्य, मतलब चाहे वो अ, मुंशी प्रेमचंद की कहानियाँ मैंने कक्षा 3-4 में पढ़ना शुरू किया था। और आप आश्चर्य करेंगे कि मुझे किसी की छानी में खुसा हुआ गोदान मिला था। तो मैंने वहाँ से पढ़ना शुरू किया था। और फिर जो कुछ भी मिलता गया, मतलब जैसे भूखे को खाना मिलता है, तो मैं उस समाज की नहीं हूँ जहाँ पे कोई मेरी या मेरे परिवार की कोई लाइब्रेरी हो।
तो हमारे लिए तो जिसके घर किताब दिख जाए तो हम लोग कहते थे, जैसे पलटना शुरू किए तो अगले को कुछ रुचि जग गई कि अच्छा चाहिए तो ले लो, जाके पढ़ के वापस कर देंगे। लेकिन जब कॉलेज में आए तो वहाँ पे अच्छी मतलब किताबों से साबका पढ़ा, जिसमें यशपाल, जैमिन, अमृत राय, मुंशी प्रेमचंद को तो पढ़ा ही, और जो हमारी जो मैंने नासिरा शर्मा की भी मुझे उपन्यास बहुत अच्छे लगे जो हाल में सभी को पढ़ा, मतलब इधर नमक से लेकर के जो किताबें उपलब्ध थी, चाहे वो पहले की हो, अभी की हो। जैसे मुझे आशा पूर्णा देवी की तीनों किताबें, प्रथम प्रतिश्रुति, सुवर्णलता और बकुल कथा, उनका बहुत रोल है, बहुत ज़्यादा रोल है। लेकिन इसके अलावा जो यूरोपीय साहित्य था, मैं आपको कहूँ तो मुझे इब्सन बहुत प्रिय है मुझे। मुझे अभी भी लगता है कि वो डॉल्स हाउस की जो नोरा जब दरवाज़ा खोलती है, या जब मैं उनका घोस्ट पढ़ती हूँ, तो मुझे लगता है कि ये जो हमारे पूर्वज हैं, जो पूर्वज यानी जो उनके संस्कार हैं, वो कहीं न कहीं छुपा करके हमारे डीएनए में आ ही जाते हैं, और अ, हम हम अभिशप्त हैं कि जो जो हमारे पहले के समाज के जो कर्म हैं, हम उसकी चीज़ों को भुगते हैं। मुझे इब्सन बहुत पसंद है। बाद में जो है नए लेखकों में मुझे अभी सतरापी का मुझे परसेपोलिस बहुत अच्छा लगा। अभी हाल-हाल में मैंने पढ़ा, बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा कि एक समाज जो अ, एकदम ईरान का पूरा समाज, और वो कैसे जो है अचानक से बदल रहा है, और न सिर्फ बदलता है बल्कि पूरे लोगों की ज़िंदगियाँ बदल जाती हैं, और एक धार्मिक कट्टर समाज में ईरान का पूरा समाज तब्दील हो जाता है, जो 1900 जो जिसे इस्लामिक रेवोल्यूशन कहते हैं। तो वही नहीं, और आप कोई भी मतलब चाहे वो बाहर का लिटरेचर हो, चाहे वो हमारा अपना हिंदी साहित्य हो, और इतना ही नहीं, अनुवाद में अगर कुछ मिल जाता है, बांग्ला साहित्य अनुवाद में मिल जाए, दक्षिण का कोई साहित्य अनुवाद में मिल जाए, जैसे पीसी कामी का उपन्यास है, या मुझे रस्सी भी बहुत पसंद आया। मतलब मुझे लगा कि अगर 100 इयर्स ऑफ सॉलिट्यूड एक तरफ लिखी गई है, तो एक तरफ रस्सी लिखी गई है, फायर, मतलब एक एक आप पूरे 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 समाज का आप पूरा उपन्यास लिख सकते हैं। कुछ समय पहले मैंने गण देवता पढ़ी थी, बहुत लेट पढ़ा, मुझे इसका बड़ा अफ़सोस है, लेकिन गण देवता बहुत अच्छी लगी। तो जो भी किताबें मिलती हैं, अपने हाल के लेखकों में मैं रणनील को मैं पढ़ती हूँ, और चंदन पांडे का मैंने पिछला उपन्यास पढ़ा। कहानियाँ मुझे मनोज की कहानियाँ बहुत प्रिय हैं। अपने जितने समकालीन लोग हैं, मैं कोशिश करती हूँ कि उनकी कहानियाँ पढ़ें, क्योंकि जो अभी फ़िलहाल की जो चुनौतियाँ हैं, अलका सारोगी का तो मैंने उपन्यास पढ़ा था, कोई बात नहीं, और उसपे लंबी बातचीत भी की थी। तो मैं आपको सही बताऊँ तो मेरा ऐसा नहीं है कि ये नहीं पढ़ना है और ये पढ़ना है। अभी भी वही भूखे वाली चीज़ होती है। लगता है कि कितना कुछ कहा गया, कितना, और कई किताबें तो मुझे फिर पढ़ने का मन करता है। मतलब चाहे वो दोस्तोयेव्स्की हो, चाहे तोल्स्टॉय हो, या फिर हमारे यहाँ का कोई कोई भी, चाहे वो ऋण का की कहानियाँ हों, फिर से पढ़ने का मन करता है, या फिर हम जब बदलता देश या गायब होता देश पढ़ते हैं, वो भी, क्योंकि देखिए कोई कोई सूत्र है सारे उपन्यास, सारी कहानियों में, वो इंसान की बात है, मानव भावनाओं की बात है। तो भावनाएँ, ऐसा नहीं है कि कोई दूर कहीं बैठा है तो उसकी भावनाएँ कुछ अलग तरह की होंगी। आप आपकी ज़ात एक है, हमारी ज़ात मनुष्य है, तो वो मनुष्य की कहानियाँ हैं। तो वो सारी कहानियाँ, वो सारी किताबें जिसमें इंसान की बात हो, इस बदलती दुनिया की बात हो, उसके जो द्वंद हैं, जो उसके डायलेमा हैं, जिस तरह से पूरा एक परिवर्तन हो रहा है, तो मुझे पढ़ना बहुत पसंद है। मतलब लेखक तो क्या कहना, मतलब ये तो पता नहीं, ये वक़्त बताएगा। लेकिन एक चीज़ मैं बहुत आत्मविश्वास से कहती हूँ कि मुझे पढ़ना बहुत पसंद है, और पूरी कोशिश रहती है कि कोई न कोई किताब हाथ में हो। दरअसल कई बार होता ये है कि बिना किसी उद्देश्य के पढ़ना, मतलब पढ़ने की जो रुचि, वो मुझे लगता है विकसित करना बहुत ज़रूरी है। सभी हमारी सोसाइटी में कि आप
कुछ भी पढ़िए, कॉमिक्स पढ़िए या मन करे तो जासूसी उपन्यास ही पढ़ डालिए, कुछ भी पढ़िए, लेकिन पढ़िए ज़रूर। वो पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत-बहुत शुक्रिया मैम, एक मज़ेदार बातचीत हुई। मैं आपसे आग्रह करूँगा कि अब मैं एक कहानी पढ़ के हाँ, अनुपम जी, मैं एक छोटी कहानी पढ़ करके सुनाऊंगी। जी, और शुक्रिया, मतलब ने कहानी सुनाने के लिए कहा। और मैं खुद भी मानती हूँ कि चाहे कॉमिक्स पढ़िए, किताबें एक मनुष्य का नहीं, एक पूरे समाज का रिप्रेजेंटेशन है। जब आप सिर्फ कंधा उचका करके नो, बेकार कुछ ऐसा करते हैं, इसका मतलब आप पूरे समाज का रिजेक्शन करते हैं। हुँ, ये उचित नहीं है। हुँ, पहले पढ़ लीजिए, फिर जब कहना है तो कह दीजिए। ठीक बात। तो मैं कहानी पढ़ने जा रही हूँ, ईश्वर आए दरिद्र जाए। वाह! आंगन में तेजी से विमल बाबू ने थाली फेंकी। दरिद्र हो तुम लोग, खाना भी ढंग से नहीं बना सकते। दिन भर आदमी थक हार के आए और खाने को ये मिले। वह फूल यानी कासे की आखिरी थाली थी। चक्कर खाकर दो टुकड़े हो गए। सोना भाग कर माई के पीछे छिप गई। आजकल यह सब घर में रोज हो रहा था। घर में दिन रात दलिद्र की बात होती थी। उल्टी झाड़ू, उल्टा बर्तन, न मालूम क्या क्या करने से उनके घर में दलिद्र रुक गया था। वैसे सोना खुद भी लेबरची यानी उल्टे हाथ से काम करती थी। उसके लिए कितनी बार कूटी जा चुकी थी कि जिस घर में कोई लेबरची हो, वहां तो दलिद्र आता ही है। उसी दौरान घर की एकमात्र टूटी साइकिल चोरी हो गई, तो औरतों को न जाने क्या क्या सुनना पड़ा। उस दिन जब माई ईश्वर आए दलिद्र आए कहकर सूप पीट रही थी, तो दलिद्र रुक गया, भागा नहीं। वैसे सोना को पता था कि वह क्यों नहीं भागा। अम्मा ने सबकी तरह बुरे पर सूप नहीं तोड़ा था, वह बस सूप बजाकर वहीं रख आई थी। उन्होंने सूप भी धीरे धीरे बजाया था कि कहीं टूट न जाए। अगले दिन वह मुंह भिनसारे उसको उठा लाई। 100 रुपए का एक सूप मिलता है, कौन तोड़ता। वैसे गांव में ज्यादातर का यही हाल था। घर का दलिद्र भगाने के लिए गन्ने के डंडे से उसको पीट पीट कर पूरे घर में फिराना, साथ में हर कमरे में जाकर कहना, ईश्वर आए दलिद्र जाए। फिर उसे घूरे पर ले जाकर पैर से तोड़ देना। यह प्रथा सदियों से गांव में चली आ रही थी, लेकिन फिर भी दलिद्र गया नहीं। नया सूट मुफ्त में मिली का, इता अरुण के ब्याहे के परछन का है। माई का खुद भी जीना था कि दलिद्र का सूप उठा लाए, लेकिन हालात से मजबूर थी। घर के लोग बढ़ते जा रहे थे, खेती से इतना पूरा न पड़ रहा था। खेती रह भी कहाँ गई थी, सबने अपना अपना हिस्सा बांट लिया। बस चूल्हा नहीं बांटा, ताकि शहर से गाहे बेगाहे लोग आए तो खाना बना बनाया मिल जाए। वैसे भी खेती किसानी किसानी में आदमी को बैल बनना पड़ता है। यहाँ तो जो आदमी है वे खर उठाने को तैयार नहीं। माई को जब कुछ न सूझता तो बड़बड़ाने लगी। उनकी बड़बड़ाहट उम्र के साथ बढ़ती जा रही। कुछ घर न ठीक से ढहते हैं न बनते हैं, वे झरते हैं, चूते हैं, ठहर ठहर कर ढहते हैं। गांव के कोने में बने पंडित संकटा प्रसाद का घर कुछ ऐसा ही। घर का उसारा यानी बाहरी हिस्सा थोड़ी सी बेहतर हालत में था। उसी से इज्जत ढपी थी, नहीं तो उसारे के अंदर जाते ही मड़ई और मनई दोनों ही जर्जर। उसारे के खंबे के ठीक ऊपर की पक्की दीवार पर तोते का जोड़ा बना था, बीच में दो आम का गुच्छा। शादी ब्याह में तोते का ठूंठ लोग रंगवाना नहीं भूलते थे। उसके ऊपर लिखा था पंडित संकटा प्रसाद तिवारी, सन 1946। ऐसी कोई बकरी नहीं थी, विशाल बकरी, उसके पीछे तालाब, बड़ा सा द्वार, उस पर विशाल कटहल का पेड़। ऐसा पेड़ जो पांव से लेकर सिर तक फलता था। माई बड़े गर्व से कहती थी, सोड़ी से मूड़ी तक लद जाते। उसके पत्ते पर कभी कभी इनरी त्योतरी तुरंत माँ बनी भैंस के दूध का पकवान लेकर सोना घर घर पहुंचाती। घर के ठीक बगल में कुआं, कौन नहीं आता था उस कुएं से पानी भरने। शादी ब्याह से लेकर मरनी करनी सब में इस कुएं से काम पड़ता था। समय समय की बात है, आज वही कुआं उपेक्षित पड़ा है। कुएं के अंदर मिट्टी भरी है, ज्यादातर के घर नल लग गया है। कुआं बस गांव के अड़चन परछन के काम आता था। वह भी कब तक आएगा कह नहीं सकते। दरअसल आज किसी के घर से परोसा आया था। परोसा यानी जो लोग दावत में खाने नहीं पहुंचे उनका खाना।
समय समय की बात है। परोसा क्या था, बसियौरा था। गर्मी के महीने में सब्जी बजबजा गई थी। छोटकी दुल्हन ने देखा नहीं, उन्होंने वही बिमल को परोस दिया। माई बड़बड़ा रही थी, उगरा भात पितरन के मुई बचिया बावन के। अरे मनई खाना देखकर भेजता है, लेकिन मनई हो तब न, बड़ मनई हो गए हैं सब। माई बेबस होकर बस बड़बड़ाती है। पूरा घर खंडहर हो चुका था। कहने को 30 लोगों का परिवार है, लेकिन घर में कुल 3 आदमी और 4 औरतें और 7 बच्चे बचे थे। 3 आदमी में एक बूढ़ा, एक आधा पागल या कह लो बौरहा, और तीसरा विमल बाबू था। विमल ने ही पंडिताई संभाली थी। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांग को नीलाम कोमलाम सीता समारोति वागम। जब भी विमल पंडित भी बचपन में कहते थे तो बाबू का सीना चौड़ा हो जाता था। उनको लगता था कि पंडिताई में उनका कोई मुकाबला न कर पाएगा। लेकिन समय समय की बात है, जजमान लोग अब अपना अपना पंडित रखने लगे हैं। इसी तरह घर चल रहा था। घर के जो मर्द दिल्ली बंबई गए, फिर न लौटे। शादी ब्याह में आना भी कोई आना है। घर में फिर भी चहल पहल बनी रहती थी। उसका कारण सिर्फ कटहल का विशाल पेड़ था। घर के बाहर विशाल कटहल था ही ऐसा, ऐसा कि उसकी जड़ों तक से नन्ही कटहरी फूट पड़ती थी, और देखते देखते 20 किलो तक के कटहल का फल जमीन फोड़ कर लोगों की आंखों में गड़ने लगता था। पकने के बाद महक ऐसी कि राम बलि की मिठाई इसके आगे फेल। हर साल कुंजड़े बिना बुलाए विमल बाबू के यहाँ आ जाते। हमें मेहंदी लगाए द मोती झील से जाय के साइकिल से न। पटोहा यानी दरवाजे का मजबूत पल्ला झूले की तरह पड़ता था। नार भी विमल के यहाँ पड़ती थी। पटोहा और पेन। गांव की कौन सी ऐसी औरत नहीं थी जो अंधियारे के उस हिचकोले को भूली हो। जवाबी कजरी, हरे रामा रिमझिम बरसे लपनिया चली आवधनिया वो हारी, याद करके प्रमोद की अम्मा मुंह ऐसे शर्म से छुपा लेती हैं मानो कल की बात हो किसी का बंगला। लेकिन गर्मी के मौसम में जब खाली खेत का गर्म भक्का लेकर हवा वहां तक पहुंचती थी, वह भी कटहल के पत्तों में गुम होकर सुस्ताने लगती थी। फिर वहां से आगे बढ़ते ही एक बयक शीतल हो जाता। कटहल के पेड़ के नीचे मजमा लगता था। शादी ब्याह में ढेरों तक गर्मियों में खटिया बिछी रहती थी। ताश की बाजी से लेकर दुनिया भर की राजनीति होती थी। आज नेता बाज नेता सबकी बातें। इन सब के साथ शादी ब्याह में कटहल बिकता भी बहुत था। माई को रिश्तेदारों को तोड़ कर देने में महारानी बनने का सुख अलग था। सोना को कभी नहीं लगता था कि उसके यहाँ दरिद्र का वास है। वह तो और नहीं, तब तो और नहीं, जब माई रात में किस्सा सुनाती थी। उसमें माघ गए अतरी, आवे द फगुनवा, निमोना रोटी कचरी। यानी पूस में आदमी भूखा रहता है, माघ में कभी कभी मिलता था। तो काम आवा पहले मने खाए के ना पावत रहा। हाँ बिटिया, इसका मतलब तब ज्यादा तकलीफ थी। बताओ, मटर का निमोना खाने के लिए आदमी को इंतजार करना पड़े। ना ही बिटिया, ई बात ना रही। तब सब मनई के है हालत है। जब जौन खेत में होत रहा तब वह आदमी खात रहा। वैसे माई के पास सोना के सवालों का जवाब नहीं था। वह ज्यादा से ज्यादा यही सोच पाती थी कि आदमी पौरुष दिखाए यानी मेहनत करे तो जिंदगी बेहतर होती। लेकिन दिल्ली बंबई गए लोग जब शहर वापस जाते समय कर्जा काट के जाते थे, तो उनको ये बात समझ नहीं आती थी। बूढ़े बुजुर्ग की हालत भी तो पुराने बकरी की तरह होती है। इतने आरत, इतने कमजोर होते हैं कि कब किस हवा से ढह जाए पता नहीं। मैं रोज रात में सोना को कहानी सुनाते समय सांप बिच्छू तक के किस्से सुनाती। तीक से टपाक से कपार का है फोड़ा, ठेंगे से बांगे से रात का है डोला। मतलब कि सांप के सिर पर महुआ टपका तो सांप गुस्साया कि तुमने मेरा सिर क्यों फोड़ा। उस पर महुए ने कहा कि रात में काहे टहलने निकले हो। सोना ने ये किस्सा कई बार सुना था। तो माई, हमार कटहरवा भी बोलत हो। हाँ बिटिया। तो माई, हमार कटहरवा भी बोले जानत हो। हाँ बिटिया। न जानत हो तो हमरे दुखे के सहारा कैसे बनत। माई फिर शुरू हो जाती। हम बियही के आए रहे, ओकरे पहले कहत। पिछले साल जब से सहुआइन के यहाँ बड़का पंडित ने बताया कि घर के बाहर दूध वाला पेड़ नहीं लगाना चाहिए और ना ही घर के दाईं तरफ कुएं का वास होना चाहिए, इससे दलिद्र का वास होता है, तब से विमल बाबू के मन में यह बात घर कर गई।
वैसे पंडित ने हर किसी को गरीबी दूर करने का उपाय बताया था। उससे गांव के कितने कनेर के पेड़ कट गए। पीले फूलों से लदा कनेर और उसकी गोटियां, जिसे सोना ओरिंगा कहती थी, धाराशाही हो गया। पंडित जी ने सबको बताया कि कुछ ना कुछ कर सको तो करो। सिल लोढ़ा ले जाके नदी के किनारे फेंक आओ। जिससे सिल ना उठे, समझो उस जगह दलिद्दर बैठ गया है। कई नदी का किनारा लोगों के सिल लोढ़े से पट गया। कटहल का पेड़ तो दूध का पेड़ होता है। विमल बाबू ने माई को जब बताया तो उन्होंने पंडित को जी भर गाली दी। जब ओहे पेड़ के कटहर खाए डकारत रहन, तब ना कुरान बकरे। आखिर शादी ब्याह लेनी देनी का निपटारा माई कटहल से ही लेती थी, वरना पंडिताई में क्या मिलता था। आटा चावल खटाई मिला सीधा, जिसको दिन भर बैठ के छानना पड़े। लेकिन विमल बाबू ने एक न सुनी। बकरी की माटी से कुएं को भटवाना शुरू किया और इस तरह गांव का आखिरी कुआं दलिद्दर को भगाने में शहीद हो गया। विमल बाबू शहर के पंडितों की तरह न तो बोल पाते थे और न ही गांव के दूसरे लड़कों की तरह दिल्ली बंबई कमा खाने की ताकत रखते थे। उन्होंने बचपन से अपने पिता के साथ पूजा में जाकर शिव हरे बीज अंकुर ते वरम कहकर अंत में गीत सुनाया था। लेकिन समय समय की बात है, अब तो इससे भी गुजारा नहीं मिलता। माई के लाख कहने पर उन्होंने कटहल पर आरी चलवा दी। माई को डपटना तो सोना को डपटने से भी आसान है। अर्रा कर विशाल कटहल का पेड़ जमींदोज हो गया। चुटकाई गिलहरी का घोंसला पट्ट से नीचे गिरा। सोना नन्ही सी गिलहरी हाथ में संभाल कर पीछे भागी। इधर माई का शरीर ऐंठ गया। कटहल की डार बखरी की ओर बस छुआ गई। बखरी के आगे वाली दीवार भरभरा कर गिर गई। आम के गुच्छे में लाल लाल फूल डाले तोता धूल में बिला गया। धूल का मानो बवंडर सा छा गया। उसी में से दलिद्दर उठा और जोर जोर से अट्टहास करके नाचने लगा। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। कटहल का जमीन फोड़ के निकलना, ये कहानी सुनते हुए मुझे ऐसा लग रहा था कि कहानियों की जो एक असली ताकत होती है कि आप कहानी पढ़ के किसी को सुना भी सकें। औरल मतलब मुंह से आपने कहानी पढ़ ली और किसी और को जाके सुना दिया कि ऐसी ऐसी कहानी मैंने सुनी है या पढ़ी है। तो ये एक ताकत है किसी भी कहानी के लिए कि आप सुना भी सकें कहानी को। बहुत बहुत शुक्रिया मैम इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए, और हमारे श्रोता जो हमसे जुड़े रहे, आप सभी का बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।